अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां हम आज देखेंगे क्या हैं आज की कुछ खास खबरें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से डालते हैं नजर, देखते हैं क्या है खास हमारे लिए आज के अखबार में, वो खबरें क्या हैं। सबसे पहली हेडलाइंस जो आज की है दैट इज रिलेटेड विथ मैरिज एज ऑफ वुमेन, जिससे रिलेटेड कुछ एक बिल भी पास हुआ है। कल भी हम लोगों ने इस न्यूज को पूरा फॉलो किया था और आज भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, स्मृति ईरानी जी की तस्वीर है एक मैसेज के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि द एज ऑफ मैरिज शुड बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स, caste, creed, overriding any custom or law that seeks to discriminate against women। यानी कि कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, जिसका कि जो नेतृत्व है उन्होंने किया है हमारी स्मृति ईरानी जी ने। तो जो हेडिंग है हमारे आज की न्यूज की, वो कहती है कि हाउस पैनल टू रिव्यू बिल ऑन रेजिंग मैरिज एज ऑफ वुमेन। जैसे कि कल इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, तो आज फाइनली इस बिल को जो है पूरा का पूरा पैनल रिव्यू कर रहा है और देखा जा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें, क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, किस चीज़ों पर, मुद्दों पर बात की गई है। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने आज के न्यूज़पेपर में दिया है, वो ये कि पिछले 75 साल से हम लेट हैं ये इक्वल राइट्स देने में महिलाओं को, यानी वी आर 75 ईयर्स लेट इन प्रोवाइडिंग द राइट्स टू दी वुमेन। ठीक है, एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आवाज उठाई है इन्होंने। ओके, तो मुद्दा कल हमने जो समझा था कि नीड क्या है, राइट, आज हम देखेंगे व्हाई द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन मैटर क्यों करता है। ये पूरा सीन होल सिनेरियो जो है, जो क्रिएट किया गया है, वो आखिर एक्चुअली में मैटर क्यों कर रहा है। ऑलराइट, तो जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि एज ऑफ मैरिज जो है उसकी बेयरिंग कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स, फर्टिलिटी लेवल्स, न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड, सेक्स रेशियो और एडुकेशन, और इसके साथ साथ तमाम अन्य चीज़ों पर भी फर्क पड़ता है। आपको याद होगा जब हमने इसको 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो एक टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया था जहां पर इंडिया की और स्टेट्स की एवरेज एज की बात की गई थी। ठीक है, तो जहां पर ये था कि भाई अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं, इतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ की बिलो 20 ईयर्स जो है या बिलो 18 ईयर्स जो है वो अभी भी मैरिजेस हो रही हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो कि रीजंस हमने आपको अभी बताए। लाइक मोर्टालिटी रेट सफ़र होता है, फर्टिलिटी लेवल सफ़र करता है, हमारा न्यूट्रिशन जो लेवल है वो सफ़र करता है। आप खुद सोचिए, इतनी कम उम्र में 18 ईयर्स से लेस देन में बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं और उन्हें कितनी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता होगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर टाइप का बर्डन उनके ऊपर रहता होगा। तो इस बर्डन से कहीं ना कहीं निजात दिलाने के लिए ही इस बिल को लेकर के गवर्नमेंट आई है। ठीक है, और ये दूसरा नंबर पे जो यहाँ पर आपको रीजन मैं दे रही हूँ वो ये है कि ये कहा गया है कि और भी फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आर्ग्यू किया गया है, जैसे कि पॉवर्टी, हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इनका इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में होता है वुमेन्स और चिल्ड्रंस की हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को और क्यों उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमारा नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे भी आया था, जिसमें हम बहुत 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 पुअरली हमने परफॉर्म किया था, दो इंडिया ने उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी लगाए हैं। ठीक है, तो अगर हम इस डेटा के थ्रू जाएं तो जो NFHS 4 था, जो कि 15-16 में आया था, 2015 और 16 में, उसके अकॉर्डिंग मोर देन हाफ यानी 56% लगभग लगभग आप अब देख लो, 56% ऑफ वुमेन्स की
शादियां होती हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24, ठीक है। ओके, तो ये चीजें, और मतलब बेसिकली इस एज में जो होनी चाहिए उनकी शादियां हो रही कहाँ, एज ऑफ 21 ईयर्स पर ही कर दी जा रही हैं। ये आपका एक मिड कैप दिया गया, बट मैक्सिमम शादियां जो वो 21 साल तक में, या 21 साल से पहले, नॉट इवन 21 साल तक में, बट 21 साल से पहले कर दी जा रही हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया कि क्यों हमें रेज करना चाहिए। वहीं पर जब इस बिल का डिस्कशन हो रहा था ना, तो कुछ और भी लोगों ने कुछ अपने व्यू पॉइंट्स दिए, जिसमें सबसे आगे हमारे थे एज यूजुअल ओवैसी साहब, ठीक है। इन्होंने कहा कि वाई रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स टू 21 व्हेन 18 ईयर ओल्ड कैन चूज अ पीएम, राइट। इनका ये कहना है कि भाई अगर 18 साल से अधिक का व्यक्ति अपने देश का प्रधानमंत्री चूज कर सकता है तो वो शादी क्यों नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं, ठीक है। बी इन लिव इन रिलेशनशिप एंड हैव अ सेक्सुअल, लाइक बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति हैं ईटी मोहम्मद बशीर, उन्होंने कहा है कि दिस बिल विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन द कंट्री, इट इज एन अटैक ऑन पर्सनल लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स इन द कंट्री। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अटैक कैसे हो गया, आई डोंट नो, बट ठीक है, इन्होंने जो कहा है सो कहा है, उसको हम मतलब बस हम जान लेते हैं एक मोटे तौर पर, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम बेसिस पर, बट ठीक है। अब स्मृति ईरानी जी का कहना है कि जब ये बिल आएगा तो इसके साथ और भी बहुत सारे बिल्स हैं, एक्ट्स हैं, जिनमें की अमेंडमेंट्स होंगे, वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो हमारा एक बिल जो कि मैरिज एज को लेकर आने वाला है, उसकी वजह से जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। तो सबसे पहले होगा अमेंडमेंट इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972 में, ओके। दूसरा पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में। तीसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में, ओके। और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, ठीक है। ये हमारा चौथा हो गया। और लास्ट हमारा है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट 1956 में। मींस टोटल 7 एक्ट्स को जो है अमेंड करेगा ये बिल, जिसमें कि मैरिज की एज जो है वो बढ़ाई जा रही है। ठीक भी है, आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक्चुअली जब उम्र होती है पढ़ने की, जब उम्र होती है ग्रोथ होने की, उस टाइम पे हम ये जिम्मेदारी नहीं दे सकते। और कहीं ना कहीं अगर इक्वालिटी की भी बात सही लगी मुझे कि भाई अगर लड़कों की एज 21 है तो हमारी 18 क्यों है, लड़कियों की एज भी 21 होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये पूरा कॉम्पैक्ट एक बिल होगा, इट विल एंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज, विच इज अ वेरी गुड एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग टूवर्ड्स दी नेशन बिल्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है खास। हमारा जो आज की हमारी दूसरी हेडलाइन थी वो थी कि राज्यसभा ने इलेक्टोरल वाला जो बिल था, राइट, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल जिसको कहा जा रहा है, उसे पास कर दिया है अपोजिशन के प्रोटेस्ट के बावजूद भी। और मिस्टर ओ ब्रायन जो हैं इन्हें शायद सस्पेंड भी किया गया है, ठीक है। देखते हैं क्या है, पूरा जानते हैं अच्छे तरीके से कि क्या है इस न्यूज में खास। तो जीएस पेपर 2 का हमारा टॉपिक था। अभी फिलहाल असेंबली एक्टिव है, राइट, तो बहुत सारे बिल्स आएंगे, बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी होंगी, बहुत सारे लॉज भी पास किए जाएंगे, तो बिल्कुल तैयार रहिए। और ये जितने भी लॉज एक्ट हैं ये हमारे एग्जाम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक भी कड़ी छोड़नी नहीं है, पूरा एकदम ध्यान देना है। हम इससे पहले समझ चुके हैं, बट फिर भी आज थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है आज का न्यूज़पेपर में खास। तो जो ये इलेक्शन लॉज की बात की गई है, जिसमें मुद्दा उठाया जा रहा है कि आपको अपना आधार कार्ड वोटर आईडी से कनेक्ट करना है, ठीक है, लिंक करना है, नॉट कनेक्ट करना, बट लिंक करना है। अब इस पर जो है अपोजिशन ने प्रोटेस्ट दिखाया, और तृणमूल कांग्रेस के मेंबर हैं डेरेक ओ ब्रायन, ठीक है, उनके अनरूली बिहेवियर को देखते हुए उन्हें विंटर सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंशन का हमने बहुत डीपली जो है कवर किया है, पूरा वाई एमपीज आर सस्पेंडेड, हाउ एमपीज आर सस्पेंडेड का पूरा जो प्रोसेस है वो हमने कवर किया है अपने करंट अफेयर में भी और एक्सप्लेनर में भी। तो प्लीज उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज ये ज्वलंत मुद्दा है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो बिल था हमारा इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है,
इसके की प्रोविजंस जो हैं वो क्या हैं? तो इसके 4 की प्रोविजंस है बेसिकली। सबसे पहली चीज इसमें बात की गई है आधार ऑथेंटिकेशन की। किसकी? आधार ऑथेंटिकेशन की, राइट। और आधार ऑथेंटिकेशन को अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि इसमें यही है कि आप, ये जरूरी नहीं कि जब तक आप, मतलब आपका वोटर आईडी तभी वैलिड होगा, ऐसा भी इस प्रोसेस में किया गया है। तो हमारी दूसरी न्यूज है आज की, राज्यसभा ने पास किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल को लेकर के, जहां पर की बात हुई थी आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किए जाने की। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल का, ये कल जो है राज्यसभा में भी प्रोटेस्ट के बावजूद भी इसे पास कर दिया गया। ये हमारी आज की मेन न्यूज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये, एक तो चीज ये कि प्रोटेस्ट के दौरान जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, जिनका नाम है डेरेक ओ ब्रायन साहब, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ऑफ बिल हमने डिटेल में कवर किया था, आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी हमने कवर किया है, एक्सप्लेनर में भी कवर किया है, तो प्लीज एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंस चर्चा में है और एक तरफ से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि ऐसा हो लग रहा है कि भाई जो भी कुछ अगेंस्ट बोल रहा है उसको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, राइट। ऑफ पावर से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 4 मेन प्रोविजंस हैं। ठीक है, पहला प्रोविजन जो है हमारा, दैट इज अबाउट आधार ऑथेंटिकेशन। आपको पता होगा जब हमने कल ये न्यूज डिटेल में डिस्कस की थी तो मैंने बताया था वहां पर कि आधार ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास आधार नहीं है या जिसने आधार बनवाया ही नहीं है वो वोट ही नहीं दे सकता, राइट। उनके लिए भी अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ऑथेंटिकेट कराना है अपने आधार को अपनी वोटर आईडी के साथ। जो दूसरा प्रोविजन है दैट इज ऑफ आधार लिंकिंग विथ वोटर आईडी। ये दूसरी चीज है हमारी कि भाई आपको लिंक करवाना है वोटर आईडी से। जिन लोगों के पास नहीं है या जिन लोगों ने आधार को, जब आधार आया था तो आपको पता होगा कि वो कंपलसरी नहीं था, इट वाज वॉलेंटरी बेसिस। ठीक है, तो ये जो है ये भी वॉलेंटरी है कहीं ना कहीं, इसको अभी तक कंपलसरी नहीं किया गया है। जरूरी है कराना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मर ही जाना है इसके लिए, ठीक है, वो चीजें नहीं है। हाँ, जिसके पास नहीं है उनको वो अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रपोज करके, शो करके जो है अपना आधार ऑथेंटिकेट और लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीजें जो हैं कि अमेंडमेंट्स टू दी रिप्रेजेंटेशन एक्ट फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ अमेंडमेंट आएंगी रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। ठीक है, आरपी एक्ट जिसको हम कहते हैं, सेक्शन 23 में, जो कि 1950 आरपी एक्ट 1950 कहा जाता है। तो इसके सेक्शन 23 में कुछ अमेंडमेंट्स लाएंगी जो कि अलाउ करेगा लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल डेटा विद द आधार इकोसिस्टम। ये ध्यान रखना है, कौन सा डेटा लिंक हो रहा है? इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार इकोसिस्टम। और ये क्यों किया जा रहा है? टू कर्ब द मिनेंस ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट्स। ठीक है, कि भाई कई जगह एक ही व्यक्ति न एनरोल्ड रहे, इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये हो रहा है। दूसरी चीज, इसका सेक्शन 14 जो है आरपी एक्ट का, ये भी अमेंड होगा और ये जो है ये अलाउ करेगा 4 क्वालिफाइंग डेट्स। ठीक है, 4 क्वालिफाइंग डेट्स जो है इसके तहत अलाउ की जानी है, जिस पर कि रजिस्टर कर सकेंगे लोग एज वोटर्स। ठीक है, और पहले जो है ये डेट सिर्फ एक थी, जनवरी 1, अभी तक फिलहाल यही है। अब जो है 4 भी हो जाएंगी। आपको मुझे बताना है वो कौन कौन सी डेट्स हैं। ठीक है, जो 4 डेट्स की यहाँ पर बात की गई है वो कौन कौन सी डेट्स है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए फटाफट से। जो नेक्स्ट की प्रोविजन है वो है इम्बाइबिंग जेंडर न्यूट्रलिटी का, कि भाई जेंडर न्यूट्रल होगा ये सारा प्रोसेस, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां पिछली न्यूज में बोला गया कि भाई इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, वहीं यहाँ दूसरी तरफ मुद्दा उठाया गया जेंडर न्यूट्रलिटी का, क्योंकि इस अमेंडमेंट से आरपी एक्ट में जो सेक्शन 20 है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी और इसके तहत सेक्शन 60 जो है वो अलाउ करेगा टू मेक इलेक्शंस जेंडर न्यूट्रल फॉर सर्विस वोटर्स। ठीक है, और ये अमेंडमेंट जो है, ये एक वर्ड होता है हमारा इस एक्ट में है वाइफ। ठीक है, वाइफ के जो वर्ड है इसको जो है एलिमिनेट करना है, किससे? स्पाउस से। मतलब
पहले जहां वाइफ यूज किया जाता था, पत्नी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसकी जगह पे अब स्पाउस वर्ड यूज होगा टू मेक स्टैचूज जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरीके से जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट किया जाएगा। ऑलराइट, ये था हमारा 4 की प्रोविजन इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड। आगे चलते हैं। हमारी आज की तीसरी न्यूज जो है एंटी नेशनल वर्ड से रिलेटेड है। देखिए, हमेशा इस वर्ड को लेकर के मुद्दा बनता रहा है। सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं, देखो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो, होता ये है कि एंटी नेशनलिज्म के नाम पर बहुत कुछ गलत भी होता है और बहुत कुछ अनदेखा भी कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो ना होते हुए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करती है, पक्षवाद करती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। ओके, अब क्या है ये एंटी नेशनल स्टेटस? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा हमारा मतलब देश का सबसे मुख्यतः ग्रंथ कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, जिस पर कि इंडिया बेस्ड है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली चीज तो ये कि कहीं भी एट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो एंटी नेशनल वर्ड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पहले डिफाइन हुआ था ये 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, उस टाइम पर जो है ये वर्ड इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, और 31 डी, आर्टिकल 31 डी में जो है इसको शामिल किया गया था, डिफाइन भी किया गया था। ठीक है, लेकिन आगे जाकर तुरंत बाद जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का वो हुआ, उसके बाद 43rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 के तहत इसको वापस से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। तो ये पूरा मुद्दा था। अब यहां पर एक बहस चली है नित्यानंद राय जी के बीच और नन अदर देन हमारे ओवैसी साहब के बीच। तो हुआ ये है कि इस वर्ड को लेकर के चर्चा हो रही थी। नित्यानंद राय जो है हमारे होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने लोकसभा में इन्फॉर्म किया कि भाई ये कहीं भी स्टैट्यूट्स में डिफाइंड नहीं है ये वर्ड। ओके, और इस पर ही ऑल इंडिया मुजलिस ई तहलुदल मुस्लिमीन मेंबर जो है हमारे असावुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि वेदर गवर्नमेंट हैड डिफाइंड द मीनिंग ऑफ एंटी नेशनल अंडर एनी लेजिस्लेशन और 11 रूल्स और एनी अदर लीगल इनैक्टमेंट दैट इज को डिफाइन किया है। ठीक है, तो जो ये वर्ड है एंटी नेशनल, ये डिफाइन नहीं हुआ है। लेकिन नित्यानंद जी ने इसके उत्तर में कहा कि ये डिफाइन नहीं है, बट देयर आर क्रिमिनल लेजिस्लेशंस, देयर आर क्रिमिनल लॉज रिलेटेड टू दिस एंड वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं जो कि एक्सटर्नली डील करते हैं विथ अनलॉफुल एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज which are detrimental to the unity and integrity of the country। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे देश की यूनिटी या इंटीग्रिटी को काउंटर करती है, उसके लिए खतरा पैदा करती है या उसके अगेंस्ट जाती है, उसको अनलॉफुल माना गया है और ऐसी क्रिमिनल लेजिस्लेशंस हैं। ठीक है, ये पूरी बहस चली थी इसी रिगार्ड में। फिर आगे क्या हुआ कि इन्होंने बताया, जो हमारे नित्यानंद साहब है, इन्होंने हमारा ये जो मैंने आपको 2 चीजें समझाई कि कब था ये और कब रिमूव हुआ, ये चीजें एक्सप्लेन की। इस पर ओवैसी जी ने कहा कि भाई मुझे डिटेल दी जाए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की। क्या मांगा उन्होंने कि भाई ऐसा करिए, आप हमें सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की डिटेल दीजिए जहां पर इसको जो है डील किया गया हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी और इसमें जो है अरेस्ट जो हुए हैं उसकी मुझे डिटेल चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है। बेतुकी बातें हैं। खैर, इस पर हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई उन्होंने कि भाई देखो, जो पब्लिक ऑर्डर है, ठीक है, और जो पुलिस है, ये दोनों ही 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचेंगे 7th शेड्यूल क्या है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, अगर आपको याद हो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट, ये हमारे स्केड्यूल हैं। ठीक है,
अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके फटाफट से, अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू याद करने की कोशिश करें कि भाई 7th शेड्यूल है क्या, किस चीज की बात करता है। ठीक है, ओके, ये चीजें आपको मुझे बतानी है। अब इन्होंने यही कहा यहाँ पर कि देखो जो पुलिस का मैटर है, जो पब्लिक ऑर्डर का मैटर है, ये सारा कुछ स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंटर जो है इसमें कोई भी डेटा अपने पास नहीं रखती है, तो मैं आपको ये कैसे बता सकती हूँ। और एनसीआरबी से रिलेटेड इन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसने रिलीज किया है एनुअल क्राइम इन इंडिया, और इट इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ चैप्टर ऑन क्राइम कमिटेड बाय एंटी नेशनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात की है, तो आप जो है उसको रेफर कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा उसमें जो है लिस्टेड है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट, इंक्लूडिंग द जिहादी टेररिज्म या टेररिस्ट, एंड एज द 3 एंटी नेशनल एलिमेंट्स। यानी कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में 3 मुख्यतः जो थे, पहली चीज हमारी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, और तीसरा टेररिस्ट जिसमें कि जिहादी टेररिज्म आता है बेसिकली, इन तीनों को जो है इंक्लूड किया है एज दी एंटी नेशनल। ठीक है, जो ये वर्ड इतनी देर से रो रहे थे कि भाई एंटी नेशनल कहाँ है, उस चीज को बताया है कि यहाँ पर जो है एंटी नेशनल, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दे पर क्या बहस हुई क्या नहीं हुई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये एंटी नेशनल वर्ड है वो कब इंसर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कब उसको निकाला गया, ठीक है, किस अमेंडमेंट के तहत गया, पब्लिक और पुलिस ऑर्डर जो है ये 7th शेड्यूल के पार्ट है या किस शेड्यूल के पार्ट हैं, और कैसे इन पर कौन लॉ बनाता है, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो हमारा ये सीबीआई रिपोर्ट, ठीक है, कि सीबीआई ने कौन सी रिपोर्ट की थी और वो कौन सी 3 एक्टिविटीज हैं जो इसके तहत आती हैं, और दूसरी चीज ये कि जो भी मतलब इससे रिलेटेड हमारी पूरी अब बातचीत हुई है कि भाई कैसे ये आया वर्ड, कब इसको इंसर्ट किया गया, क्यों किया गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसे हम मेंशन भी कर सकते हैं अपने एसे में एज वेल एज अपने आंसर्स में। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं, हमारी जो अगली खबर है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड। ये हमारा इंडेक्स 2021 में आ गया था, अभी का नहीं है, ये पहले आ गया था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट शायद मार्च अप्रैल के आसपास ये जो है आया था हमारा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें बताया जाता है कि भाई किस देश के प्रेस के पास कितना फ्रीडम है, उसको ये दर्शाता है। तो हुआ ये कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया की रैंक को डिसअग्री कहा है, और ये कहा है कि भाई जो इनका पूरा मेथड है अडॉप्शन का, जो मेथडोलॉजी है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल तो है ही, साथ में नॉन ट्रांसपेरेंट भी है। और इसके साथ इन्होंने कुछ और भी रीजंस दिए हैं जो कि ये लिखे हैं मैंने। पहली चीज वेरी लो सैंपल साइज, दूसरी चीज लिटिल और नो वेटेज टू फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी, तीसरी हमारी है अडॉप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी विच इज क्वेश्चनेबल, और लास्ट है हमारा लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये कि भाई इन चीजों के मतलब इन रीजंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इन्होंने हमें गलत तरीके से आंका है। अब देखिए हुआ ये है कि पिछले साल भी सेम रैंक थी, और उससे पहले जो है ये लगभग 133 था बीच में, जिससे कि ये गिर के वापस से आ गया। ठीक है, तो आप सोचिए एक तरह से यहाँ पर डाउनग्रेड हुआ। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अनुराग ठाकुर जो हैं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा भी है। ठीक है, और ये सारे रीजंस जो हैं मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये यहाँ पर लिस्टेड भी हैं, हाईलाइट कर दिए हैं मैंने, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो देखिए 180 कुल देश थे जिसमें से हमारी रैंक है 142। ओके, इंडिया 142 पोजीशन पर है, और यही सेम पोजीशन जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट ईयर भी थी, और इससे पहले 2016 में ये 133, ये कंसिस्टेंटली स्लिट डाउन हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंटली स्लिट डाउन जो है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अगर प्रीलिम्स में ये सेम सेंटेंस आएगा तो वहां पर हमें इसे एक्सट्रीम नहीं लेना है। ठीक है, जनरली हम कंसिस्टेंटली रिपीटेडली इन सब वर्ड्स को हम एक्सट्रीम मान लेते हैं, बट इसे हमें
एक्सट्रीम नहीं मानना है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उनका भी इंडेक्स दिया हुआ है जो है वो काफी अच्छा कर रहा है 106 में। इंडिया से तो बहुत बेटर है, राइट। श्रीलंका में 127 है। म्यांमार में कूप, अभी फिलहाल यहाँ पर कूप चल रहा है, बिफोर द कूप इनका 140 था। पाकिस्तान इज 145 एंड बांग्लादेश इज 152। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, RSF इनको बेसिकली हम कहते हैं। और जो हमारा पड़ोसी देश जो है चाइना, चाइना जैसा सबसे बड़ा मतलब लाइक हमारा कॉम्पिटिटर कह लो, या जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा टसल रहता है, चाइना पाकिस्तान 2 ही देश हैं, ठीक है। तो चाइना का जो रेट है वो है 177 और नॉर्थ कोरिया इज एट 179 एंड तुर्कमेनिस्तान इज एट 178, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है ये स्टेट करती है कि इंडिया जो है वो बैड क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, बुरे देशों के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेस को उतनी फ्रीडम नहीं दी गई है। और बैड क्लासिफिकेशन में जो और भी देश आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्राज़ील, मेक्सिको और रशिया, ठीक है। तो ये एक पूरा कंपोजिट रिपोर्ट का जो एनालिसिस आप कह सकते हैं ये है। आप चाहें इसके बारे में और भी पढ़ना है किसी भी टॉपिक पे तो आप हमारी वेबसाइट पर, सिविल्स डेली की वेबसाइट पर भी जाकर जो है चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं। कोई अगर बड़ा टॉपिक है जिसका पूरा थ्रेड आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में उस टॉपिक को पर्टिकुलरली सर्च करिए सिविल्स डेली के नाम से। जैसे अगर आपको ये रिपोर्ट सर्च करनी है तो आप कर सकते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सिविल्स डेली, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा मतलब जो रिपोर्ट का पूरा अभी तक हमने जितना कुछ भी डाला है वो आपको वहां से मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप थ्रेड्स भी निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है एक रेयर स्पीसीज के बारे में। GS पेपर 3 का हमारा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो जो स्पीसी है वो एक टर्टल की स्पीसी है जिसका नाम है एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, ठीक है। एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल इसको कहा जा रहा है। 2 स्पीसीज मिली हैं, एक नहीं 2 फाउंड हुए हैं। कहाँ पर? तेलंगाना में जो है इनको खोजा गया है। और तेलंगाना में भी निजामाबाद में फॉरेस्ट है सिरनापल्ली, वहां पर है इसे देखा गया है, ठीक है। और पहले भी 2 बार भारत में इसका प्रेजेंस नोट डाउन किया है। इससे पहले हुआ था उड़ीसा में और उसके बाद हुआ था वेस्ट बंगाल में और इस बार हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में, ठीक है। तो काफी रेयर स्पीसी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स का बन जाता है कि नाम दे करके कि व्हाट इज दिस, पहला तो यही। दूसरी चीज की स्पॉटेड एट विच स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको देखा गया है सिरनापल्ली फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आज के न्यूज आर्टिकल्स थे। आई होप कि आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उस टॉपिक को और बेटर तरीके से और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की। और यहाँ आप देख सकते हैं लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स पर। यूट्यूब पर हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं इस इनिशिएटिव के अंडर, जहां पर बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स, डेली एक्सप्लेनर्स और MCQs होते हैं मंडे टू फ्राइडे। इनका स्केड्यूल फॉलो किया जाता है और वीकली बेसिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पर कि संडे को आपको हम देते हैं एक सेशन अपने टॉपर्स के साथ आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम के अंदर, जहां आप उनसे जुड़ सकते हो और उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और दूसरा हमारा डी कोड समझने में कि क्या हमारी थीम्स है। जैसे इससे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, ठीक है। और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार जो है आपके लिए मैं वैसा ही एक और वीडियो लेकर के आऊँ। किस टॉपिक पर है ये सरप्राइज है आपके लिए, लेकिन हाँ जो टॉपिक आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में उनमें से ही एक टॉपिक है। सैटरडेज को भी हम आपके लिए 3 स्पेशल लेक्चर्स लेकर आते हैं, जहां पर कि एक CSAT का होगा, एक लेक्चर आपका एथिक्स का होगा और एक जो है वो करंट अफेयर से किसी एक टॉपिक का होगा या किसी भी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक का भी हो सकता है। बट हाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। हमारा मुद्दा ये है कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम कवर करते चलें वीकली बेसिस पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ या और भी जो हमारे मेंटर्स पूछ रहे हैं प्लीज उनका आंसर जरूर करें। आज भी जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कोशिश करिएगा हमें उन्हें बताने की। अगर आपके पास कुछ और नॉलेज है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा।
थैंक यू सो मच गाइज, बट प्लीज डू सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारे प्रोग्राम्स की जैसे ही हम लाइव जाते हैं इन प्रोग्राम्स को लेकर। थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।